हर्ट्ज। हमारा प्यारा हर्ट्ज। चलो बताओ, हार्ट का काम क्या होता है? ब्लड पंप करना कि सोचना? हाँ, ब्लड का काम, हार्ट का काम होता है ब्लड पंप करना, ना कि सोचना। सोचने का काम होता है फिल्मों में। फिल्मों में जो एक्टर एक्ट्रेस होते हैं उनका हार्ट सोचने का काम करता है। रियल लाइफ में हार्ट ब्लड पंप करने का काम करता है ना? अफवाह फैला के रखे, है ना? हार्ट, मैं दिल से सोच के देखता हूं, मेरा दिल टूट गया। हमारा हार्ट इतना पावरफुल मसल है कि तुम ऐसा समझो कि जब वो मां के गर्भ में है एक शिशु, तब भी वो हार्ट पंप कर रहा है, तब भी वो हार्ट क्या कर रहा है? ब्लड पंप कर रहा है, ठीक है ना? और मरते दम तक वो काम कर रहा है। हमारे बॉडी के कोई भी ऐसे मसल्स नहीं है जो पैदा होने से पहले से और मरने के बाद, मरने तक फंक्शन कर रहे हैं। मतलब कितने पावरफुल मसल होंगे, सोच सकते हो। इसलिए तुम क्लास 9 में जब टिश्यू चैप्टर पढ़े तो वहां पे तुमने देखा कि हार्ट अलग टाइप के मसल से बना हुआ है, और वो कौन सा मसल है? कार्डियक मसल से बनता है। किससे बनता है ना? कार्डियक मसल से। तो अगर कोई बोलेगा कि हार्ट से सोच के देख लो, तो हार्ट सोचने का काम सिर्फ ब्लड पंप करता है और कुछ नहीं करता। हाँ, एक और चीज, जैसे हमारा ब्लड प्यूरिफाई कहाँ होता है? देखो, ब्लड से रिलेटेड ना 3-4 क्वेश्चन आता है। ब्लड प्यूरिफाई कौन करता है? किडनी, नेफ्रॉन। ब्लड पंप कौन करता है? हार्ट। ब्लड को ऑक्सीजनेटेड कौन करता है? ऑक्सीजनेटेड लंग्स। ठीक है, समझ गए? तो मेन ये 3 ऑर्गन हैं जिनका 3 अलग अलग काम है, और सबका काम हार्ट से रिलेटेड, मतलब ब्लड से रिलेटेड। ठीक है, तो हमारा जो हार्ट होता है वो कार्डियक मसल का बना होता है, और ये बहुत पावरफुल होते हैं। तुम खुद देखो, बुढ़ापे में जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनका पूरा बॉडी का मसल्स बहुत लूज हो चुका रहता है। हाथ के देखना, स्किन देखना, मसल्स देखना, एकदम लूज पड़ जाएगा। लेकिन हार्ट काम करता है। अब प्रॉब्लम ये आ रही है ना, पहले जमाने में हार्ट अटैक बहुत ज्यादा नहीं होता था क्या? तुम लोग अपने दादाजी से पूछ के देखो कि उनके जनरेशन वाले कितने लोग हार्ट अटैक से गए। बहुत रेयर, बहुत रेयर। क्यों? पहले जमाने में जो खाना पीना होता था ना, बहुत ज्यादा ऑयली और स्पाइसी नहीं होता था। घर में जब कोई फंक्शन होगा, जैसे कोई शादी ब्याह हो गया, दिवाली हो गया, होली हो गया, तो किसी ओकेजन पे ही ना ऐसा समझो कि ऑयली फूड बनता था, है ना? मुझे भी याद है कि मेरे बचपन में, अगर मैं अच्छे से याद कर पाऊं तो शायद मेरे घर में 10-15 दिन में कभी एक बार मम्मी पराठा बना के देगी। उसके लिए भी डांट खाऊंगा कि ज्यादा ऑयली नहीं खाना चाहिए, फैट हो जाएगा। बहुत रेयर। और आजकल तुम लोग का जैन जी, अच्छा तुम लोग जैन अल्फा में आ जाओगे। अच्छा ठीक है, तो जैन जी हर दूसरे दिन रोज कुछ ना कुछ ऑयली लेकर जा रहे हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली? सही बात है ना? नहीं है घी। देखो, और हमारे आजकल जितने भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, डिजीज आ रहे हैं, वो इसी फूड का ही नतीजा है ना? सुबह जा रहे हो ऑयली लेकर जा रहे हो, दोपहर को आ रहे हो सादा चावल दाल खाने में तुम लोग को तकलीफ हो रही है, फिर शाम को कुछ ना कुछ ऑयली खा रहे हो, रात को कुछ ना कुछ ऑयली हो रहा है, या बाहर चले गए पापा के साथ तो वहां खा लिए, है ना? पहले जमाने में बहुत रेयर होटल्स होते थे। अगर आप अच्छे टाउन में नहीं हो, किसी ग्रामीण परिवेश से अगर आप बिलोंग करते हो, तो वहां होटल होते ही नहीं थे। उनको अब ऐसा समझो, नाश्ता करने के लिए ना 4-5 किलोमीटर दूर किसी शहर में जाना पड़ता था। मतलब वो किसी काम से अगर गए तब जाकर वहां वो नाश्ता कर पाते थे, या वहां से घर वालों के लिए लेकर आते थे। ये बहुत रेयर होता था। आजकल ये बहुत कॉमन हो गया। बीमारी का मेन कारण यही है, हमारा फैट। जो भी हम फैट कंज्यूम करते हैं, तो फैट 2 तरह के होते हैं, है ना? एक होता है सैचुरेटेड फैट और एक होता है अनसैचुरेटेड फैट। ठीक है ना? सैचुरेटेड फैट, जैसे
देखना डॉक्टर्स क्या बोलता है कि आपको अनसैचुरेटेड फैट ज्यादा कंज्यूम करना चाहिए, ठीक है ना, अनसैचुरेटेड फैट ज्यादा कंज्यूम करना चाहिए, सैचुरेटेड फैट नहीं कंज्यूम करना चाहिए। कैसे पता चलेगा कौन सा सैचुरेटेड है कौन सा अनसैचुरेटेड है? हाँ बोलो। सब नेचुरल, सरसों तेल भी नेचुरल है, और मान लो तुम जो ये ब्राउन ऑयल निकाल रहे हो वो भी नेचुरल है। ठंडी में वो जमने वाला कुछ कॉन्सेप्ट लगता है। हाँ, अगर आपका ऑयल जम रहा है ना, तो वो सैचुरेटेड, हाँ वो सैचुरेटेड, और अगर आपका ऑयल नहीं जम रहा है ठंडी में तो वो अनसैचुरेटेड है। देखो सरसों तेल आपके हेल्थ के लिए खराब नहीं है, बट प्रॉब्लम ये हो रही है ना आजकल सरसों तेल में भी बहुत ज्यादा मिलावट हो रही है। सरसों तेल में लगभग ये समझ लो कि 20 से 25% आपका पाम ऑयल होता है। पाम ऑयल समझते हो, पैमोलिन ऑयल। तो अब एक चीज समझो, पाम ऑयल का रेट हुआ लगभग 80 रुपए लीटर, और ओरिजिनल सरसों तेल आप लेने जाओगे तो लगभग 250 रुपए आपको लीटर पड़ेगा, है ना, समझ गए? तो अभी लोग क्या कर रहे हैं, आपको ऑयल कितने में मिल रहा है? लगभग 205 210 में मिल जा रहा है, 220 में मिल जा रहा है ना। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो ये मान के मैं चल रहा हूं कि 20 से 30% उसमें क्या है, पैमोलिन ऑयल है, और गवर्नमेंट ने अप्रूव भी किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं हम सरसों तेल भी खा रहे हैं ना, तो हमारे हेल्थ के लिए वो खतरनाक है। हाँ देखो, घी अगर घर का है तो बेहतर है, आप उसको कंज्यूम कर सकते हो, रोज उसको जैसे मेडिसिन की तरह खाते हैं ना आप, जैसे रोज अपने रोटी में 1 चम्मच घी लगा दिए, तो इससे ज्यादा कंज्यूम मत करो, क्योंकि ये बहुत हेल्दी होते हैं और बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं, यानी आपको बहुत एनर्जी देंगे। लेकिन घी किनके लिए है? जो ज्यादा फिजिकल वर्कआउट करते हैं। जैसे आप लेबर को खिलाओ, जो रिक्शा पुलर है उनको खिलाओ घी, कितना घी खिलाओ? डेली तुम उसको घी से ही सब कुछ खिलाओ, तो घी का हलवा खिलाओ, घी की रोटी खिलाओ, घी का सब्जी खिलाओ, है ना, दाल में घी डाल दो, कोई फर्क, बल्कि वो और एनर्जेटिक फील करेगा। क्यों? फिजिकल वर्कआउट ज्यादा है। तुम लोग का फिजिकल वर्कआउट बहुत कम है ना, फिजिकल वर्कआउट में बस वो सीढ़ी उतर के स्कूल बस पकड़ने तक ही है, और स्कूल में जो थोड़ा बहुत चल लेते हो उतनी ही मेहनत है। बहुत बढ़िया, इसीलिए फैट बढ़ रहा है ना। तो ये समझ में आया? हाँ, तो फैट थोड़ा कम कंज्यूम करना है। हाँ देख, कच्ची घनी सरसों तेल वो दुकान वाले लिख देते हैं, होता नहीं। मैं गारंटी लिख के दे दूंगा, बहुत रेयर सरसों तेल होंगे जो रियल कच्ची घनी। कच्ची घनी का मतलब पता है? नहीं, कच्ची घनी का मतलब होता है, पहले जमाने में क्या होता था मैं समझा देता हूं। मान लो ओखली टाइप का है, इसमें क्या करेंगे, वो सरसों ग्रेन्स डाल देंगे, समझा दो, है ना, और यहां पे एक कुछ कूटने वाला होगा, और वहां से एक ऐसा कुछ निकलेगा, और यहां पे एक बैल बना होगा। हाँ, ये बैल, ठीक है ना। अब ये क्या करता है, कोल्हू का बैल, ये धीरे धीरे गोल गोल घूमता है, ऐसे ऐसे करके गोल 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 घूमते रहता है, और ये जब घूमेगा तो बहुत स्लो घूमेगा, है ना, स्लो स्लो घूमेगा। तो जो ये पीसने का काम होता है ये बहुत स्लो होता है। इससे क्या होता है, तेल गर्म नहीं होता। यहां जो तेल बनेगा ना, क्योंकि देखो सरसों को आप जितना क्रश करोगे, एक्चुअल में सरसों को क्रश करके उससे तेल निकाला जाता है, क्रश किए तेल निकला। लेकिन अगर ये प्रोसेस फास्ट होगा तो जो सरसों तेल गर्म हो जाएगा, गर्म हो जाएगा मतलब उसकी सारी न्यूट्रिशन खत्म, उसके सारे न्यूट्रिशन खत्म। तो अब होता क्या है ना, यहाँ पे ये कोल्हू का बैल गोल गोल धीरे धीरे घूम रहा है, धीरे धीरे बहुत स्लो आराम से। इससे क्या होगा, यहाँ जो तेल बनेगा ये बहुत स्लो प्रोसेस में बनेगा, गर्म नहीं होगा, तो इस तेल की जो भी न्यूट्रिशन होंगी इसके अंदर होंगी। और यहाँ जो तेल मिलता है ये होता है कच्ची घनी। ओरिजिनल कच्ची घनी अगर आज आप मार्केट में बहुत रेयर अवेलेबल है, लेकिन अगर कहीं मिल रहे हैं आप लेने जाओ, उसका रेट देखना, प्रोबेबली 400 450 रुपए लीटर है कच्ची घनी तेल, और आपको कौन सा मिल रहा है 200 रुपए लीटर।
वो कहां से आया? अच्छा 200 भी नहीं, जैसे बिहार यूपी में तो बहुत सारे सरसों, मतलब हर गली मोहल्ले में ना एक एक सरसों तेल का ऐसा समझो कि डब्बा दुकान खुला हुआ है, उन लोग मशीन रखे हुए हैं, या तो अपने घर से आप सरसों लेकर आओ, बिहार यूपी में बहुत सरसों होता है, सरसों लेकर आओ, वो उस मशीन में पीसेंगे और आपको पेराई करेंगे और आपको तेल दे देंगे, बदले में जो उनका अमाउंट है पेराई करने का वो ले लेंगे, है ना। ये बिहार यूपी में होता है, तो वहां हर गली मोहल्ले में, है ना। या फिर अगर आप उनसे खरीद रहे हो तो वो भी लगभग समझो 200 से 250 रुपए के बीच में देते हैं, समझ गए। तो ओरिजिनल, अब वो मशीन वाला तेल होता है। मशीन तेल में क्या होता है, मशीन में अब सरसों डाला गया, सरसों को वो क्रश कर रहा है, पीस रहा है ना। पीस रहा है मतलब समझो एक तरह से निचोड़ रहा है, उसमें एक तरह से घूमने वाले वाल्व होते हैं जिसके अंदर सरसों फंस जाता है और वो उसको क्रश करते हैं, और क्रश करके उसको पूरा निचोड़ते हैं और उसी से तेल निकलता है। लेकिन इस प्रोसेस में तुम कभी सरसों तेल को टच करके देखना, डब्बे में गर्म हो चुका रहता है, यानी वो हमारे बहुत जल्दी थोड़ा गर्म हो जाता है, तो उसकी सारी न्यूट्रिशन क्या हो गए, खत्म। अब उसको क्या बोलेंगे, बस तेल, उसको तेल ही समझो, सरसों तेल है, कच्ची खड़ी तो नहीं है, ठीक है ना। तो एक होता है कोल्ड प्रेस्ड और एक होता है हॉट प्रेस्ड। ये है कोल्ड प्रेस्ड, और हम लोग जो खा रहे हैं मार्केट से जो भी खरीद रहे हैं वो हॉट प्रेस्ड है, ठीक है, समझ गए। कोई डाउट? आगे बढ़े। तो ये कार्डियक मसल के बने होते हैं, ठीक है। फिर ये हमारे फिश के साइज का होता है, फिश साइज यानी मुट्ठी के आकार का। तो आप अपना मुट्ठी कर लो, आपका मुट्ठी जितना बड़ा होगा आपका हार्ट उतना ही बड़ा होगा, ठीक है, समझ गए। और हमारा जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है, क्लियर है। अब मैं इसका एक बहुत सिंपल डायग्राम बनाऊं ताकि आपको तो लर्न रहे, है ना। बाकी फिल्मों में ये वाला डायग्राम तो आपको याद होगा ही, है ना। ये हर्ट है, ठीक है। रियल हर्ट थोड़ा बहुत ऐसा दिखता है, एक्चुअल में ऐसा नहीं दिखता। यहाँ पे बीच में सेप्टम होते हैं, है ना। इसके बाद यहाँ ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है ना। फिर यहाँ पे आपका बाइकस्पिड वॉल्व होगा, ठीक है ना। ये ऊपर वाला लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, ऐसा होता है। तो थोड़ा बहुत ऐसा दिखता है। तो ये हार्ट है, तो लगभग समझो हमारा हार्ट ऐसे ही दिखता है ना। बाकी फिल्मों में या इमोजी में थोड़ा अलग से रहता है, ठीक है ना। लेकिन रियल हार्ट तो मैं एक सिंबॉलिक फॉर्म में आपको बता रहा हूँ और लर्न करने में बहुत इजी होगा। तो एक बॉक्स बनाओ, स्क्वायर बॉक्स, इसको 4 पार्ट में ऐसे डिवाइड कर दिए। ये हो गया हमारा हार्ट, ये क्या हो गया हमारा। तो ऊपर वाले को बोलते हैं ऑरिकल, क्या बोलते हैं, या एट्रियम बोलते हैं, ऑरिकल एट्रियम। नीचे वाले को वेंट्रिकल बोलते हैं। तो ऊपर वाले हो गए लेफ्ट एट्रियम, और ये हो गया आपका राइट एट्रियम। नीचे वाला हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये हो गया राइट वेंट्रिकल, हो गया। बीच में जो है ये है सेप्टम, ये क्या है, इसको समझो, ये सेप्टम है, ये क्या है, सेप्टम। इसको बोलते हैं ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है ना, समझ में आया। इसके बाद एक चीज देखो, ऊपर वाले को ले लो लंग्स, ये क्या है, लंग्स, और ये हमारा बॉडी के सारे टिश्यू। तो मैं बॉडी लिखूंगा, हमारी बॉडी के जितने भी सेल्स है, टिश्यूज है, उसको अलग करो। अब होता क्या है, ध्यान से समझना। एक डीऑक्सीनेटेड ब्लड है ना, चलो। तो हमारी बॉडी में, ठीक है, हमारी बॉडी से सबसे पहले डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहां आ रहा है, राइट
एट्रियम में। कहाँ आ रहा है? किसके थ्रू आ रहा है? बोलो। वेना कावा के थ्रू आ रहा है। वेना कावा। तो देखो हमारे ब्रेन से भी आता है वेना कावा से, और लोअर पार्ट से भी आते हैं। तो ऊपर से जो आते हैं उसको बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा, डीऑक्सीडेटेड ब्लड, और नीचे से जो आते हैं वो इंफीरियर वेना कावा। ठीक है, तो उससे वेना कावा याद रखो। और ये क्या है? डीऑक्सीनेटेड ब्लड। ये क्या है? चलो याद रखना, क्या लिख देता हूं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके थ्रू आ रहा है? वेना कावा। ठीक है, कहां आ रहा है? राइट एट्रियम में। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? यहां पे होता है ट्राइकस्पिड वाल्व। यहां क्या होता है? देखो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में क्या होता है? ट्राइकस्पिड वाल्व। ये क्या करते हैं? एक तरह का पैसेज होता है जो राइट एट्रियम से ब्लड को आगे ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो राइट एट्रियम में क्या आया? ब्लड। फिर यही डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहां आ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में आया थ्रू ट्राइकस्पिड वाल्व। फिर राइट एट्रियम से वो ट्राइकस्पिड वाल्व कहां जा रहा है? मतलब सॉरी, डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहां जा रहा है? तो राइट वेंट्रिकल से जा रहा है हमारे लंग्स में। कहां जा रहा है? तो इसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहां गया? लंग्स। लंग्स में वो क्या हुआ? डीऑक्सीनेटेड ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया। लास्ट क्लास में हमने रेस्पिरेशन पढ़ा था, वहां पे गैसेस एक्सचेंज पढ़ा था। तो उसमें हमने क्या देखा था कि गैसेस एक्सचेंज कहां हो रहा है? एल्वियोली के साथ, लंग्स में, एल्वियोली और ब्लड वेसल्स के बीच। तो यहां क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है और क्या ले ले रहा है? ऑक्सीजन। तो यहां क्या हुआ? डीऑक्सीनेटेड ब्लड ऑक्सीडाइज हो गया। हो गया? कोई डाउट? अब क्या होगा? लंग्स का ऑक्सीडाइज हो गया। अब यहां से लंग्स से ऑक्सीनेटेड ब्लड कहां आएगा? लेफ्ट एट्रियम में आएगा। किसके थ्रू? पल्मोनरी वेन्स के। किसके थ्रू? पल्मोनरी वेन्स के। और ये क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, इसके बाद यहां पे होता है बाइकस्पिड वाल्व, इनके बीच में। ये देखो, ये पार्ट जो है ना, ये बाइकस्पिड वाल्व है, बाइकस्पिड वाल्व। और ये पार्ट जो है ये ट्राइकस्पिड वाल्व है। हो गया? ये लेफ्ट एट्रियम है, ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये बीच में सेप्टम है। ठीक है, कोई डाउट यहां तक? तो हमारे लंग्स से ऑक्सीनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स के थ्रू कहां आया? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से फिर वो बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू कहां गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, फिर यहां से लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीनेटेड ब्लड कहां चला गया? हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में चला गया। समझ में आया? हाँ, तो ये क्या होगा? इसको बोलते हैं एओर्टा। ये क्या होगा? एओर्टा। बोलो सर। एओर्टा भी तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्रेन में जाता होगा। हाँ, तो उसके लिए ऐसा कोई सेपरेट नाम नहीं है, है ना? कोई डाउट? ये सबसे इंपॉर्टेंट आर्टरी होता है, ऐसा समझो। सबसे बड़ा और सबसे थिक आर्टरी होता है। आर्टरी नहीं है, तभी तो एओर्टा नाम पड़ा। समझ गए ये डायग्राम? कोई डाउट? अच्छा, हाँ, वेना का ये वेन को ये तरह वेन है, ये सबसे
मोटे या सबसे बड़े वेन्स है जिससे सारे डीऑक्सीडेटेड ब्लड हार्ट तक पहुंचते हैं, समझ गए। और ये सबसे मेजर आर्टरी है जिससे सारे ब्लड हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंचते हैं। मतलब इनको सुप्रीम वेन और सुप्रीम आर्टरी ऐसा बोल सकते हो, बिल्कुल। ये क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे हार्ट में दो और पार्ट रह गया, ठीक है ना, उसके बारे में बात करो। ठीक है, अब यहाँ पे एक पार्ट प्रेजेंट होता है, ये जो ब्लैक पार्ट दिख रहा है ना, यहाँ पे एक पार्ट प्रेजेंट होता है ऐसे करके, इसको बोलते हैं एसए नोड। एसए नोड शायद दिख रहा है कि बोर्ड पे? नहीं दिख रहा है, क्लियर नहीं है? चलो मैं कलर चेंज कर देता हूं। यहां, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? एसए नोड बोलते हैं। ये जो एसओ नोड होता है, एसए नोड होता है, ये एक तरह से इंपल्स पैदा करता है। हमारा हार्ट जो है वो ब्लड पंप कर रहा है, तो ब्लड पंप करने के लिए उसको एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स की जरूरत है। वही इलेक्ट्रिकल इंपल्स कौन बनाता है? एसए नोड बनाता है। तो जैसे ही एसए नोड ने इंपल्स बनाया तो वो इंपल्स का मूवमेंट इस दोनों पार्ट में होगा, दोनों एट्रियम में होगा, लेफ्ट एट्रियम राइट एट्रियम। तो जैसे ही इंपल्स बना, यहां से ब्लड, मतलब यहां जो एट्रियम है वो क्या हो जाएंगे? स्क्वीज हो जाएंगे। तो दोनों का ब्लड कहां जाएगा? नीचे की तरफ, वेंट्रिकल की तरफ। यहां से यहां आ गया, यहां से यहां आ गया। इसी तरह से यहां पे भी एक क्या होता है, इसको बोलते हैं एवी नोड। इसको क्या बोलते हैं? एवी नोड। सेम यहां भी होता है। ये क्या करते हैं? ये भी इंपल्स पैदा करते हैं। तो जैसे ये इंपल्स पैदा किए, यहां पे स्विच हो गया वेंट्रिकल पार्ट। जैसे ये नीचे का पार्ट स्विच हुआ, यहां से ब्लड कहां चल जाएगा? लंग्स में, राइट वेंट्रिकल से, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहां जाएगा? बॉडी के सारे पार्ट्स में। अब मेरे को ये बताओ, दोनों इंपल्स में से कौन सा इंपल्स ज्यादा पावरफुल है? एसए नोड वाला कि एवी नोड वाला? एवी नोड। क्यों? क्योंकि वो बहुत फोर्सफुली लंग्स को पहुंचा रहा है। क्योंकि ये पूरी बॉडी में ब्लड इसको सप्लाई करना है। अब समझो यहां हमारा हार्ट है, मुझे पैर की उंगलियों तक ब्लड पहुंचाना है, ब्रेन तक ब्लड पहुंचाना है, तो इसके लिए बहुत ज्यादा फोर्स की जरूरत है, तभी ब्लड मूव कर पाएंगे। तो इसलिए एवी नोड का जो इंपल्स है थोड़ा पावरफुल होता है। तो यहाँ पे एक तरह से समझो स्क्वीज होगा, इंपल्स बना, स्क्वीज हुआ, पूरा ब्लड यहां से बॉडी में और यहां से लंग्स में। अब एक चीज समझना, एक सेकंड, यहां ब्लड आया, ध्यान समझना कैसे होता है। यहां ब्लड आया डीऑक्सीडेटेड, ऐसे नोड, इसको स्क्वीज किया, ब्लड नीचे आ गया। फिर ये स्क्वीज जब होगा ना, तब ऊपर ब्लड भरेंगे, फिर से आ जाएगा और यहां से ब्लड लंग्स में चला जाएगा। फिर ऊपर का स्क्वीज होगा, ब्लड नीचे आया, ठीक है ना, फिर ये रिलीज हो गया, फिर नीचे का स्क्वीज हुआ, ब्लड फैल गया, तब तक ये फीड हो गया। और ये कंटिन्यू होता है, लब डब लब डब लब डब लब डब धक 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 धक। दोनों को अगर तुम ध्यान से कभी सुनोगे ना, तो दोनों में से एक जो साउंड होता है थोड़ा स्ट्रांग होगा, वो आर्टरी का, वो वेंट्रिकल्स के होते हैं जो पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई करते हैं। हाँ सर, एवी नोड को लेफ्ट वेंट्रिकल में नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, वो देख होता कहाँ है वो बता, ठीक है, होने में तो कहीं भी हो सकता है ना, यहाँ पर, ठीक है। इस साउंड को बोलते हैं लबडब साउंड। कर देता है, कर देता है, कर देता है, ठीक है। इसको बोलते हैं, अच्छा इस साउंड को क्या बोलते हैं? लबडब साउंड, जिसको हम लोग हार्टबीट बोलते हैं, ये एक्चुअली लबडब साउंड है। और ये समझ में आ गया? कोई डाउट? कितनी बार होता है हार्टबीट? 1 मिनट में 72 टाइम्स, ठीक है। अच्छा देखना, आप लोग सुने होंगे कई बार यहाँ पे पेसमेकर खराब हो जाते हैं, मतलब पेसमेकर लगाया जाता है। कई लोग का क्या होता है ना, जैसे हार्ट में कुछ प्रॉब्लम आती है जिसकी वजह से
एसए नोड या एवी नोड ठीक से फंक्शन नहीं कर पाते। हाँ तुम्हारे हाँ उनको पेसमेकर लगाओ। तो पेसमेकर एक तरह का समझो इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जो सेम अमाउंट का इंपल्स पैदा करता है ताकि हार्ट ब्लड पंप कर पाए, ठीक है ना। और ये समझो बहुत, इसको यहाँ इम्प्लांट करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है ना। समझ में आया? कोई डाउट? आगे बढ़ते, क्लियर है ये? हाँ अब यहाँ पे क्वेश्चन आया था डबल सर्कुलेशन क्या है ना। तो डबल सर्कुलेशन क्या, आप ये समझो हमारा हार्ट दो अलग अलग ऑर्गन्स के साथ डिफरेंटली सेम टाइम पे ब्लड सर्कुलेट कर रहा है। एक हार्ट और लंग्स के बीच हो रहा है ब्लड सर्कुलेशन, और दूसरा हार्ट और बॉडी के बीच हो रहा है ना। तो यहां पे आप देखोगे कि हार्ट क्या कर रहा है, लंग्स को भी ब्लड दे रहा है और लंग्स से भी ब्लड रिसीव कर रहा है, बॉडी को भी ब्लड दे रहा है, बॉडी से भी ब्लड रिसीव कर रहा है। तो ये हार्ट जो है डुअल नेचर अपना रहा है या दो तरह के फंक्शन कर रहा है, इसी को बोलते हैं बोलो डबल सर्कुलेशन। समझ गए? यहां कोई डाउट हार्ट में? आगे बढ़े। तो इसको अगर होगा तो ऐसे ही एडिटिव एग्जाम में आप डाल दो, लर्न करना बहुत आसान है। आपको मेन क्या है, सारे टर्म्स याद रहने चाहिए, कौन सा पार्ट क्या है, ना कि आपको आर्टिस्ट बनना है, ठीक है। कोई डाउट? और क्या बचा देखें, ब्लड वेसल्स, ह्यूमन हार्ट, आर्टरी वेन्स और स्ट्रक्चर, डबल सर्कुलेशन और ब्लड प्रेशर। हाँ जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होते हैं वो नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है 120/80 है ना। तो अगर मैं ब्लड प्रेशर की बात करूं, पहले तो ये बताओ ब्लड प्रेशर मेजर करने वाला मशीन कौन सा होता है? कौन सा होता है? स्फिग्नोमैनोमीटर। स्फिग्नोमैनोमीटर जैसे हार्टबीट नापने की मशीन कौन सी होती है, ऐसे ही हार्टबीट मेजर करने की मशीन कौन सी होती है? तो हार्टबीट मेजर करने की मशीन कौन सी होती है? बोलो। हाँ स्फिग्नोमैनोमीटर। अच्छा तो अरे ठीक है यार, तुम लोग भी एकदम लो यार है ना। एक मिनट, ठीक है। तो हार्टबीट मेजर करने वाली डिवाइस कौन सी होती है? स्टेथोस्कोप। और ब्लड प्रेशर मेजर करने वाला स्फिग्नोमैनोमीटर, ठीक है ना। स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक होगा तो देख लेना, ठीक है। अब देखो ब्लड प्रेशर मेजर कैसे करते हैं, तो अब तो डिजिटल मशीन आ गया है ना। लेफ्ट हैंड में आपने लगाया आम के पास, उसके बाद मशीन चालू किया, वो बता दिया आपको ब्लड प्रेशर। और हाँ हार्ट करीब है इसी लगाते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ देखो ये डिजिटल में कैसे करते हैं। अच्छा मैनुअल तरीके से कैसे करते हैं, आप लोग देखे होंगे, जैसे आपके घर में अगर होगा तो पहले तो स्फिग्नोमैनोमीटर का जो प्रेशर वाला पार्ट होता है वो लगाए, ठीक है। प्रेशर को पूरा जो रिलीज होने से बंद कर दिए, क्लोज किए। उसके बाद एक स्टेथोस्कोप का पार्ट यहाँ लगाया और डॉक्टर ने कान में लगाया, हो गया। यहाँ पे ब्लड प्रेशर पंप किया, ठीक है। नॉर्मली 150, 160, 170 तक जाके देते हैं, हो गया। उसके बाद वो क्या करेंगे, जहाँ पे वो प्रेशर पंप कर रहे हैं वहाँ पे एक नोजल होगा, उसको वो थोड़ा हल्का सा रिलीज कर देंगे और यहाँ पे स्टेथोस्कोप से वो कान में सुन रहे होते हैं। तो उतने हाई प्रेशर नॉर्मली हमारा हार्टबीट सुनाई नहीं देता है, ब्लैंक है, कम हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। किसी एक रीडिंग पे आके ना हार्टबीट उसको सुनाई देना शुरू करेगा। आपको जिस पॉइंट पे सुनाई देना शुरू किया वो उसका अपर लिमिट, मान लो आपको 120 पे सुनाई देना शुरू किया,
तो ये क्या हो गया आपका अपर लिमिट। फिर उसको और आगे जाने दिए, धक 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 कर रहा है, फिर एक पॉइंट पे आके वो फिर से हार्ट बीट आपको सुनाई देना बंद हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। ठीक है, तो ये आपका नॉर्मल हार्ट बीट, नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। ठीक है, एक को बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर और एक को बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। पता है इसके बारे में, सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर, क्लियर है। अब यहां से जो ऊपर चल जाए तो उसी को हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं। मान लो किसी का 140 पे सुनाई देना स्टार्ट हुआ, इसका मतलब ब्लड प्रेशर हाई है। अच्छा, ब्लड प्रेशर में फिर हाई है मतलब उसका प्रॉब्लम क्या होता है पता है? ब्लड प्रेशर हाई क्यों होता है? ब्लड प्रेशर हाई क्यों होता है? गुस्सा आने से, है ना, इसके बाद आपको बहुत ज्यादा टेंशन होने से, घबराहट होने से, ज्यादा दौड़ लोगे तो, ऐसा ना। एक्चुअल में ये कारण नहीं होगा, ये तो उसके सिम्टम्स है, एक तरह से इफेक्ट है, मतलब इनकी वजह से हो रहा है, लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम होता है मान लो ये आपका आर्टरी है। ठीक है, अब आपने बहुत ज्यादा फैट कंज्यूम किया है, तो वो फैट क्या हो गया है? सैचुरेटेड फैट आपने कंज्यूम किया है, तो मान लो वो सैचुरेटेड फैट क्या हो गया, धीरे धीरे यहां आके डिपॉजिट हो गया, यहां आ गया। तो अब ये बताओ ब्लड को मूव करने में हाँ, तो यहाँ के डिपॉजिट हो गया, अभी ब्लड को जाने में कोई दिक्कत नहीं है। कुछ सालों बाद धीरे धीरे वो और डिफ्यूज हो गए। अब ब्लड को मूव करने में दिक्कत होगी, अब ये ब्लड मूव कर रहे हैं, तो ब्लड को मूव करने के लिए सरफेस ज्यादा मिलेगा क्या? नहीं, कुछ और सालों में मान लो और फैट डिपॉजिट होते हैं। अब बताओ, अब यहां ब्लड को मूव करने के लिए बहुत कम पास मिला, तो हाइपरटेंशन जो बोल रहे हो ना, या ब्लड प्रेशर जो बोल रहे हो, मेन कारण ये होता है हमारे जो आर्टरी में जगह जगह ब्लॉकेज आ जाता है, ब्लॉक होने लगता है, इस वजह से ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ता है। बाकी गुस्सा है ना, इसके बाद आपका जैसे मैं बोला दौड़ना भागना बहुत तेज, गुस्सा करना, किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा घबराहट होना, ये भी एक कारण होते हैं। नहीं नहीं, फैट डाइजेस्ट तभी होते हैं जब हमारा फिजिकल वर्कआउट ज्यादा होता है। देखो हम तीन तरह के न्यूट्रिएंट लेते हैं, एक होता है कार्बोहाइड्रेट, एक होता है कार्बोहाइड्रेट, एक होता है प्रोटीन, अब तीसरा होता है फैट। इनमें सबसे फास्ट डाइजेस्ट होता है कार्बोहाइड्रेट, सबसे फास्ट डाइजेस्ट होता है कार्बोहाइड्रेट, सेकंड फास्ट डाइजेस्ट होता है प्रोटीन, और सबसे आखिरी में डाइजेस्ट होता है फैट। फैट में एनर्जी सबसे ज्यादा मिलेगी। अगर आपको मान लो कोई बहुत ज्यादा फिजिकल वर्कआउट करना है पूरे दिन ना, तो सुबह सुबह समोसे खा के निकलो, हाँ फैट ज्यादा है ना, घी की रोटी खा के निकलो अगर आपको ज्यादा एनर्जेटिक चाहिए। ठीक है ना, इससे क्या होगा, जैसे जैसे फैट बर्न होगा वैसे वैसे आपको एनर्जी मिलेगी। कार्बोहाइड्रेट में बहुत इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, बहुत जल्दी एनर्जी मिलती है। ठीक है ना, तो अब होता क्या है, फैट अगर हम, हमारा तो फिजिकल वर्कआउट होता है नहीं, है ना, तो वो क्या होता है, फैट हमारे स्किन के नीचे जो एडिपोज टिश्यू होते हैं उसमें स्टोर हो जाता है, और धीरे धीरे स्टोर होकर हमारी बॉडी कैसी हो जाती है, फैटी। ठीक है ना, हमारे लीवर के चारों तरफ फैट डिपॉजिट हो जाता है, और फैट को डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम्स होता है वो कौन सीक्रेट करता है, लीवर। कौन सा एंजाइम, बाइल जूस। ठीक है ना, तो अब होता क्या है, फैट डाइजेस्ट हुआ नहीं, ब्लड में मूव कर रहा है बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स तक, तो वो सैचुरेटेड है, जमना शुरू हो जाता है जगह जगह। ठीक है, तो जब हम दौड़ते हैं ना तो बॉडी हीट जब होता है, तो हीट होने की वजह से ये धीरे धीरे मेल्ट करेंगे, तब ये समझो कि कभी यहाँ ब्लॉकेज नहीं आएगा। अगर आप रेगुलरली रनिंग कर रहे हो खाली आधा घंटा, तो ये समझो कि आपके ब्लॉकेज होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो गई। ठीक है, क्योंकि आप जितना रनिंग करोगे फैट उतना ज्यादा, क्योंकि फैट गर्म होने से मेल्ट कर जाएगा ना, मेल्ट कर जाएगा तो यहाँ रहेगा क्या, नहीं।
तो अब होता क्या है ना, तो जब ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है ब्लॉकेज, तब डॉक्टर आपको क्या सजेस्ट करते हैं? बाईपास सर्जरी सजेस्ट करते हैं। क्या करते हैं? बाईपास सर्जरी। तो बाईपास सर्जरी में क्या करते हैं ना, जिस आर्टरी में ब्लॉकेज आ रहा है उस आर्टरीज में वो क्या करते हैं, इस तरह का एक मशीन डाल करके आर्टरी के अंदर, और जब ये यहां पे पहुंच जाता है तो इसको ओपन कर देते हैं, ऐसे एक्टिव कर देते हैं, छाते की तरह, छत्ता की तरह, अम्ब्रेला की तरह। अब ये जब इसको वापस रिटर्न खींचते हैं ना, तो इसके साथ ये क्या होगा, इतना पार्ट क्लीन होते हुए बाहर निकल जाएगा। ये फैट क्या हो जाएगा, इतना क्लीन हो जाएगा। अगर ये ब्लॉकेज बहुत ज्यादा है तो फिर उस कंडीशन में क्या करते हैं, इस पार्ट को यहां से कट करके फिर दूसरा यहां पे जॉइंट करते हैं, है ना। तो ये पार्ट ये कम करते हैं, मोस्टली यही चीजें होती है। ठीक है, आप लोग देखेंगे कई सारे वीडियो में। ठीक है, ये हो गया बाईपास सर्जरी, इसको क्लीन किया जाता है। ठीक है, ये सब चीजें क्लियर है, कोई डाउट? तो ये हो गया हमारा हर्ट। ठीक है ना। अच्छा, हर्ट में एक लिम्फ भी आता है, लिम्फेटिक सिस्टम, है ना। तो अगर लिम्फेटिक सिस्टम की मैं बात करूं तो ये समझो कि हमारी बॉडी में ब्लड की तरह लिम्फ भी पूरे फैले हुए होते हैं, और ये कलरलेस टिश्यू होते हैं जो हमारे इंटरसेलुलर स्पेस में प्रेजेंट रहते हैं, है ना। जो लिम्फ होते हैं वो कलरलेस फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो हमारे इंटरसेलुलर स्पेस में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना। तो ब्लड से जो भी मिनरल आ रहा है, जो भी न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं, वो ब्लड से कहां आता है, जैसे प्लाज्मा से आया, प्लाज्मा से किसमें ट्रांसफर हुआ, लिम्फ में, और लिम्फ से कहां गया, फिर सेल्स के अंदर गया। बोलो समझे कि नहीं? तो एक तरह से ये समझो कि ये कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, हाँ सेल्स के तो बीच में होता है। हाँ, इंटरसेलुलर स्पेस में रहता है। समझ गए?